इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने फरवरी 4th वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको हमारी इसी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी यदि आपका डाउट हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 21 फरवरी। देखिए, आपको जानना चाहिए कि जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है तो इसका जो प्रपोजल दिया था, इसको मनाने का जो प्रस्ताव दिया था, ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया था और यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 1999 में इसको अप्रूव कर दिया गया और साल 2000 से इस दिन को मनाते आ रहे हैं 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपको जानना चाहिए इस बार यानी कि 2022 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी साल 2021 के अंत में, पिछले साल मतलब 2021 के अंत में EPFO का पेपर हुआ था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ते हैं इसको। यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग February 21 एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was the initiative of which of the following nations? ऑप्शंस आपके सामने थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तो इस तरह से यदि आपने डेज एंड थीम को सही से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो आप इसका आंसर कर सकते थे। तो आंसर था इसका बांग्लादेश, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसलिए कोई भी डे या डे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होता है तो यदि उसमें आपको बताया गया है मेरे द्वारा या फिर और कहीं से भी यदि आप पढ़ते हैं कि इसका जो प्रपोजल है ये इस कंट्री द्वारा दिया गया था, तो वो उसको आप ज़रूर मार्क करें। जैसे आपको जानना चाहिए 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस है ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से मना रहा है, ठीक है, इस रूप में मना रहा है। तो ये जो प्रस्ताव दिया था ये भारत ने दिया था कि आप जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जो है मनाइए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपको बता दें भारत जो है विश्व में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली इलेक्टेड एज द होस्ट फॉर द 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। पूछा जा रहा है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के लिए किस शहर को आधिकारिक तौर पर मेजबान के रूप में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए, जो 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन होने वाला है ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। और आपको बता दें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 140th सेशन रहेगा। इसमें 101 वोटिंग मेंबर्स और 45 ऑनरी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बता दें इससे पहले भारत ने न्यू दिल्ली में साल 1983 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 86th सेशन था इसको होस्ट किया था, यानी कि 40 साल बाद फिर से भारत इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को होस्ट करने वाला है। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लुज़ेन स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। इसकी स्थापना पियर डी कोबर्टिन और डेमेट्रियोस विकिलास द्वारा 1894 में किया गया था। और जो भी समर ओलंपिक्स, विंटर और यूथ ओलंपिक गेम्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास होती है। फिलहाल जो इसके प्रेसिडेंट है इनका नाम है थॉमस बा, ये जर्मनी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $115 मिलियन फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार और किस बैंक ने
रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक। देखिए, आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और कर्नाटक और उड़ीसा, इन दोनों ही राज्य सरकारों ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। कितने अमाउंट का? 115 मिलियन US डॉलर का, यानी कि 869 करोड़ रुपीस का। किसके लिए? रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए। रिवॉर्ड का मतलब क्या है? रिजुनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए कि इसके लिए जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IBRD, जिसे आप वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ही ये एक हिस्सा है। ये कर्नाटक को 60 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड करेगा, उड़ीसा को 49 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड करेगा और बाकी के 6 मिलियन US डॉलर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है इसको प्रोवाइड करेगा। तो टोटल जो ये 115 मिलियन US डॉलर का लोन है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स है और ग्रेस पीरियड है 4.5 ईयर्स। बाकी आपको एक पॉइंट और याद रखना चाहिए, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था, हमने पहले MCQ फॉर्मेट में भी पढ़ा है, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे कि भारत का जो टारगेट है 2030 तक, वो ये है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर कर दें। तो कब तक? 2030 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रवीश तिवारी हु पास्ड अवे रिसेंटली was working as chief of national bureau at which news publication? वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समाचार प्रकाशन में राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, द इंडियन एक्सप्रेस। तो देखिए, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल ब्यूरो चीफ थे रवीश तिवारी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन हो गया है तो जो प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। तो जब भी कोई इस तरह की डेथ हो जाए जिस पर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट शोक व्यक्त करते हैं, इसका मतलब कि उस पर्सन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई इस तरह का एमिनेंट पर्सन रहा होगा जिस पर कि शोक व्यक्त किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेमिंग ऐप A23 हैज़ roped in which of the following as its brand ambassador? पूछा जा रहा है कि गेमिंग ऐप A23 ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, शाहरुख खान। तो देखिए, A23 ये एक ऐप है जिसको ऑन करता है डिजिटल वर्क्स। तो इसने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और शाहरुख खान इस A23 के चलो साथ खेलें कैंपेन को प्रमोट करते दिखाई देंगे। विच बैंक फाइनेंसेस एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन इंदौर? पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक इंदौर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र का वित्त पोषण यानी कि उसको फाइनेंस कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HDFC बैंक। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, जिसे आप कहेंगे सॉलिड वेस्ट टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो ये इंदौर में इसको इनोग्रेट किया गया है और इसके फाइनेंस के लिए HDFC बैंक ने इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एसोसिएशन किया है। आपको जानना चाहिए, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी प्लांट को, जो कि 550 टन कैपेसिटी वाला गोवर्धन बायो CNG प्लांट है इंदौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश में, इसको इनोग्रेट किया था। इसका नाम क्या है? गोवर्धन प्लांट। तो इसी को फाइनेंस करेगा HDFC बैंक। बाकी HDFC बैंक के बारे में यदि हम जानें तो हमने कुछ करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़े हैं जनवरी से अब तक इसके लिए। एक तो ये कि HDFC बैंक को अगर हम ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 की बात करें तो बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया बताया गया है। HDFC बैंक ने स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इसको सपोर्ट करने के लिए AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स के साथ MOU साइन किया है और हमने पढ़ा है कि HDFC बैंक ने स्पाइस बोर्ड इंडिया के साथ मिलकर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया इसको लॉन्च किया है। तो तीनों ही हमने जो ये न्यूज़ है MCQ फॉर्मेट में की है, आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो चेतन गादे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये दिल्ली में है, और ये जो है जो चेतन जी हैं ये अजीत मिश्रा को सक्सीड करेंगे। आपको बता दें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी स्थापना 1952 में जाने माने इकोनॉमिस्ट VKRV राव द्वारा की गई थी, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। SBI, BOB, PNB, UBI, BOM एंड कैनरा बैंक एक्वायर्ड स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहे हैं कि SBI, BOB, PNB, UBI, BOM और कैनरा बैंक ने निम्नलिखित में किस में हिस्सेदारी हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IDRCL, यानी कि इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी ने इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसे आप IDRCL के नाम से जानते हैं, इसमें शेयर्स लिए हैं। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने 12.30% स्टेक लिए हैं। PNB ने 11.18% लिए हैं, कैनरा बैंक ने 14.90% लिए हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लिए हैं 6.21%। साथ ही आपको जानना चाहिए, देखिए जो ये IDRCL है यानी कि इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये अधिकतम 49% स्टेक ही हासिल कर सकते हैं। बाकी के जो स्टेक हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे। और दूसरी चीज़ है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये 51% ओनरशिप ले सकते हैं और बाकी के जाएंगे प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी अगर आप सुन लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो चीज़ें आती हैं IDRCL और NARCL। देखिए मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, बस आपकी अटेंशन में चाहूँगा, आप ध्यान से सुने। ये दोनों चीज़ें हैं क्या? अगर आप IDRCL प्लस NARCL इक्वल्स टू करें तो उसको बनता है बेड बैंक। यानी कि बेड बैंक क्या है? बेड बैंक है NARCL प्लस IDRCL, इन दोनों को मिलाकर बनता है बेड बैंक। अच्छा, बेड बैंक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई बैंक है ये पैसा कैसे कमाता है? पैसा ये हमसे कमाता है, हम जो आम नागरिक हैं हमसे पैसा कमाता है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा संक्षेप में। बैंक है, मैंने बैंक में जो है 10 रुपये जमा किए हुए हैं, बैंक ने कहा हाँ कीजिए, हम आपको जो है इस पर इंटरेस्ट देंगे। बैंक ने कहा कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और 10 रुपये मैंने जमा किए हैं, बैंक ने मुझको 5 रुपये उस पर और इंटरेस्ट दिया, यानी कि अब मेरे को बैंक से मिलेंगे 15 रुपये। ठीक है, अब ये जो बैंक ने 5 रुपये दिए हैं ये कहाँ से दिए? बैंक के पास भी तो आने चाहिए ना। बैंक क्या करता है, और जो लोग हैं जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास तो पैसा अधिक था इसलिए मैंने बैंक में रख दिया और वहाँ से 5 रुपये कमा लिए। अब जो दूसरा व्यक्ति है, मान ली कोई एक्स व्यक्ति है, उसे पैसे की ज़रूरत है, उसने बैंक से पैसा लिया, बैंक ने कहा आप हमसे पैसा ले रहे हैं, हम आपको चार्ज करेंगे, कुछ इंटरेस्ट इस पर चार्ज करेंगे। अब बैंक वहाँ से 10 रुपये वसूल रहा है, मुझे तो उसने 5 रुपये दिए, मेरा पैसा रखने के एवज में उसने 5 रुपये वापस किए, है ना। 10 रुपये मैंने रखे थे, 110 रुपये मैंने रखे थे, 15 रुपये मुझे दे दिए। अब यहाँ से उसने क्या किया, जिसको ज़रूरत थी दूसरे एक्स व्यक्ति को, उसने 10 रुपये बैंक से लिए, लेकिन बैंक ने उससे वापस बैंक ने उससे वापस 20 रुपये वसूले। 10 रुपये तो उसे लोन में दिए थे, लेकिन वसूले कितने? 20 रुपये। तो 10 रुपये का यहाँ पर बैंक को प्रॉफिट हो गया, और उसमें से 5 रुपये उसने मुझको दे दिए थे। ठीक है, तो 5 रुपये बैंक के पास बच गए। तो इस तरह से चलता है बैंक का कार्य। अब जो एक्स व्यक्ति था ना, एक्स व्यक्ति, उसको पैसे दिए थे बैंक ने। अब वो एक्स व्यक्ति ने बैंक के अपने ये जो 10 रुपये लिए उसने, उसके बदले उसने अपनी कुछ सिक्योरिटी भी रखी होगी, कुछ ज़मीन जायदाद, मकान, बंगला, कुछ भी रखा होगा उसने, है ना, कि ये आप रख लीजिए और जब मैं अपने पैसे वापस दे दूंगा तब आपसे अपनी सिक्योरिटी में ये वापस ले लूँगा, जो भी मैंने आपके पास जो रखी है, गिरवी रखी है, वो मैं आपसे वापस ले लूँगा। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है एक्स, ये 10 रुपये लौटा नहीं पा रहा है,
ठीक है, अब ये इसने लौटा नहीं पाया तो अभी ये क्या बन गया, एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, बैड लोन बन गया बैंक के लिए। अब बैंक इसे कैसे वसूले, है ना, ये बात आती है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अब बैंक क्या करता था, बैंक अपने आप ही जो है इसकी जो इसने अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई थी, जो घर वगैरह के कागजात रखे थे, बैंक अब अगर ये करे कि अपने आप ही उसको जाके नीलाम करे कि आ जाओ हम घर बेच रहे हैं इसका, आ जाओ हम इसकी गाड़ी बेच रहे हैं, ले लो, तो इससे क्या होती है, बैंक की रेपुटेशन ख़राब होती है। दूसरा व्यक्ति भी सोचता है इस बैंक में जो है पैसे वापस ही नहीं आ रहे हैं, लोगों ने ले रखे हैं, अब ये बैंक जो है सिक्योरिटी बेचता फिर रहा है, चलो जल्दी से इस बैंक से पैसे वापस निकाल लेते हैं। तो बैंक की क्या है, इमेज खराब होती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, NARCL को बनाया। NARCL ने क्या कहा कि हे बैंक, आपके पास जितने भी इस तरह की जो नीलामी संपत्तियां हैं, जो आपके पास ऐसी संपत्ति हैं जिन पे पैसे वापस नहीं आए लेकिन उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं, कोई संपत्ति, कोई गाड़ी है, कोई घर है, ज़मीन जायदाद है, वो आप हमें बेच दो। अब मान लो बैंक के पास 100 रुपये की ऐसी संपत्ति है, यानी कि जो उसके पास टोटल जो नीलाम वाली संपत्ति है ना, वो 100 रुपये है उसकी टोटल वैल्यू। तो NARCL ने कहा कि आप हमें बेच दो ये 100 रुपये की संपत्ति, लेकिन हम आपको भी 20 रुपये ही देंगे। बैंक ने कहा कि 20 रुपये की दोगे, तो NARCL ने कहा कि भाई 20 रुपये अभी ले लो, बाकी के जो 80 रुपये हैं ना, वो जब हम आपसे जो हम सिक्योरिटी खरीद रहे हैं ना, जो संपत्तियां खरीद रहे हैं जो नीलाम करने वाली, जब इनको हम बेच देंगे ना, उसके बाद हम 80 रुपये भी आपको दे देंगे, लेकिन अभी आप हमसे केवल 20 रुपये ही ले लो। ठीक है, तो ये काम हो गया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। इसका काम क्या हुआ कि बैंक से ये जो है वो ले रही है, जो भी वैसी नीलामी वाली संपत्ति है वो ले रही है। अब ये आता है दूसरी चीज, IDRCL, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये क्या काम करेगी, ये क्या करेगी, अब ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनसे जो वो खरीदा है ना नीलाम वाली संपत्ति, का कागज है, किसी का घर के कागज है या फिर कुछ भी है ना, ये IDRCL उसको बेचने का काम करेगी। ये मार्केट तलाशेगी, अब कहाँ कहाँ हमें बेचना है, उसके लिए मार्केट ढूंढेगी। ये तो बैंक से खरीद लिया इसने, और ये करेगी बेचने का काम उसको। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि बैड बैंक का मतलब क्या हुआ, NARCL प्लस IDRCL। आई होप आप इस दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। अभी जो NARCL है, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये वो जो 20 रुपये दिए ना इसने, 100 रुपये की संपत्ति, जो 100 रुपये की नीलामी जो प्रॉपर्टी है, जो नीलाम करनी है, 100 रुपये की है वो, तो इसने 20 रुपये कहाँ से दिए हुए खरीदने के लिए, वो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाले हैं, इन्फ्यूज़ किए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाले हुए हैं कि इस पैसे से आप जो है बैंकों से ये संपत्तियाँ खरीदते रहो, लेकिन पूरे पैसे मत देना, पहले जो है 20 रुपये दो या 30 रुपये दो, बाकी जब वो पूरी संपत्ति जो बिक जाए उसके बाद आप उसमें से पूरे पैसे देना। आई होप आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझको पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि NARCL के चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप शाह, और IDRCL के चीफ या चेयरमैन बनाए गए हैं संजय जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड केरला बेस्ड स्टार्टअप एग्रीमा इन्फोटेक। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने केरल स्थित स्टार्टअप एग्रीमा इन्फोटेक का अधिग्रहण किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बिग बास्केट। तो देखिए, टाटा ग्रुप की कंपनी है बिग बास्केट, टाटा ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी। इसने एक डीप टेक कंपनी एग्रीमा इन्फोटेक इसको एक्वायर कर लिया है, और एग्रीमा इन्फोटेक का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है साइट। तो इसको अब ये बिग बास्केट यूज़ करेगा। जो सेल्फ चेकआउट काउंटर्स होते हैं ना बिग बास्केट के, वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स पार्टनर्ड विद विच ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक वेलनेस सोल्यूशन। पूछा जा रहा है कि महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स ने समग्र वेलनेस समाधान प्रदान करने के लिए किस ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, टाटा 1mg। टाटा 1mg के बारे में आप जानते हैं, टाटा की ये पहले 1mg था, फिर टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया था, तो वो गया है टाटा 1mg। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की ये सब्सिडरी है। तो इन दोनों ने ही एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये वेलनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि वही जो कॉरपोरेट जगत है ना, उसको
हेल्थ से संबंधित जो भी मेडिसिन या फिर टेस्ट वगैरह ये सब प्रोवाइड कराएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट? अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रियम गांधी मोदी। देखिए ये जो बुक है ना, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखी गई है, इसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। तो इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के आने के 2 साल बाद इस पुस्तक में जिक्र किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इनकी लीडरशिप ने किस तरह से कोविड-19 से लड़ने में सहयोग किया गया है। यानी कि इनकी जो है, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रही है। केरला स्टार्टअप मिशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर लोकल स्टार्टअप टू कनेक्ट विद द ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी? पूछ रहे हैं कि केरल स्टार्टअप मिशन ने स्थानीय स्टार्टअप के लिए वैश्विक स्टार्टअप समुदाय से जुड़ने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। देखिए केरला स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत ये स्टार्टअप कम्युनिटी को जो है, जो लोकल स्टार्टअप हैं उनको एक बड़ा स्टेज प्रदान करने की जो है कोशिश करेंगे। यानी कि जो ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी है उससे कनेक्ट करने में मदद करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए हर्डल ग्लोबल 2022 ये एक केरला स्टार्टअप मिशन का ही एक जो है प्रोग्राम है, जिसमें कि जो स्टार्टअप हैं उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। As per the India Ratings and Research, states deficit expected at what % of GDP in fiscal year 23? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 23 में राज्यों का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 3.6%। तो देखिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसने कहा है कि फिस्कल ईयर 23 में जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनकी जो डेफिसिट है, उनका जो सकल घाटा है वो जीडीपी का 3.6% रहने वाला है। साथ ही इसने ये भी कहा है कि फिस्कल ईयर 22 में यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है ये 17.6% से ग्रो करेगी। बाकी आपको जानना चाहिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये फिच ग्रुप की 100% ओन सब्सिडरी फर्म है। What is the new deadline for NBFCs to meet new NPA upgradation norms? NBFCs के लिए NPA उन्नयन मापदंडों को पूरा करने की नई समय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 30 सितंबर 2022। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो NBFC हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो उनके लिए इस सीमा को, किस सीमा को, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकॉग्निशन नॉर्म्स है, ठीक है, ये इनको फॉलो करने थे, NPA रिकॉग्निशन नॉर्म्स इनको फॉलो करने थे, तो इसकी समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी, अब कर दी है 30 सितंबर 2022 तक। पहले कितनी थी? 31 मार्च तक। तो देखिए इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो आपके पास NPAs है ना, उनको आप अपग्रेड तभी कीजिएगा जब जितना भी एरियर्स है और प्रिंसिपल जो ड्यू रह रखा है वो पे कर दिया गया हो, उसके बाद ही आप NPAs को अपग्रेड कीजिएगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा स्कीम टू कंटिन्यू टिल विच डेट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 31 मार्च 2026 तक। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जिसे आप बोलते हैं, इसको 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू रखने की अप्रूवल दे दी गई है। आपको जानना चाहिए कि ये जो स्कीम है ये 12,929.16 करोड़ रुपए का इसका टोटल आउटले है, जिसमें सेंट्रल शेयर है 8,120 करोड़ का और स्टेट का शेयर है 4,808 करोड़ रुपीस का। आपको जानना चाहिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? देखिए दो तरह की स्कीम होती है, एक तो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि हम बात कर रहे हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आ गया ना, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया? इसकी जो फंडिंग है ना वो कंप्लीट फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होती, कंप्लीट फंडिंग नहीं होती, कुछ फंडिंग होती है, लेकिन कुछ फंडिंग स्टेट की भी होती है। तो रेशो ऐसे भी हो सकता है 50-50, यानी कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया हो, 50% स्टेट ने दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है 60 सेंट्रल ने दिया हो और 40 स्टेट ने दिया हो, कोई ऐसी स्कीम हो, या 90-10 हो सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जो हिमालयन स्टेट हैं
उत्तराखंड और ये हिमाचल इन सब के लिए होता है कि 90% स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो इस तरह से होता है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या है, 100% फंडिंग उसकी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो ये इन दोनों में मेन फ़र्क रहता है। अच्छा, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ये राज्यों में तो लागू होती हैं, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट करता है वो केंद्र सरकार करती है। तो ये इसमें जो है मोटा मोटा अंतर है। विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, कोल इंडिया। तो देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसको इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इसको एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन में दिया गया है, जिसको ऑर्गेनाइज किया है एसोचैम ने कोलकाता में। आपको जानना चाहिए, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल है और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स। पूछा जा रहा है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नॉर्वे। तो देखिए, बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स ये संपन्न हो चुके हैं 20 फरवरी को, और जो इसकी ये क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई ये बीजिंग नेशनल स्टेडियम, जिसे बर्ड्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस स्टेडियम में संपन्न हुई है ये क्लोजिंग सेरेमनी। आपको जानना चाहिए, जो नेक्स्ट विंटर गेम्स हैं ये 2026 में इटली के शहर मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में संपन्न होंगे या खेले जाएंगे। आपको जानना चाहिए, इसमें अगर हम मेडल टैली की बात करें तो नॉर्वे सबसे टॉप पोजीशन पर रहा है। इसने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। टोटल 37 मेडल्स इसने जीते हैं। दूसरी पोजीशन पर जर्मनी रहा है, जिसने 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 27 यानी कि 27 मेडल्स जीते हैं। और तीसरी पोजीशन पर रहा है चाइना विद 9 गोल्ड। आपको जानना चाहिए, नॉर्वे के बायथलीट जोहानेस थिंगनेस बो ये मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट रहे हैं बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स में। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नॉर्वे की ही मार्टे ओल्सबू रोइसलैंड ये मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एथलीट रही हैं। इन्होंने 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, यानी कि विश्व चिंतन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है और सभी जो गर्ल गाइड्स हैं और गर्ल स्काउट्स हैं उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। आपको जानना चाहिए, इस बार साल 2022 में इसका थीम रहा है आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। India's first biosafety level 3 containment mobile laboratory has been inaugurated in which city? पूछ रहे हैं कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, नासिक। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इंडिया की फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी, इसको नासिक महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो इस लेबोरेटरी का मकसद ये रहेगा कि कोई भी नया वायरस इन्फेक्शन है, यदि वो इमर्ज होता है तो उसकी पहचान जल्द से जल्द की जा सके, ताकि जैसे हम ये देख रहे हैं ना कोविड-19, इस तरह की कोई भी पेंडेमिक से बचा जा सके। एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 इन 2022 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। पूछ रहे हैं कि भारत की वायुसेना और किस देश ने 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास में भाग लिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, ओमान। देखिए, आपको जानना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स ने रॉयल एयरफोर्स ओमान इसके साथ मिलकर एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में
ईस्टर्न ब्रिज 6 इस एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। और 6 मतलब 6th एडिशन है ये आपको जानना चाहिए। डोनबास रीजन ऑफन सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि अक्सर खबरों में रहने वाला डोनबास क्षेत्र किस देश में स्थित है? टर्की, रशिया, यूक्रेन या फिर नॉर्थ कोरिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि यूक्रेन। देखिए काफ़ी चर्चा में है ये विषय, जानेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। पहले आप ये जान लीजिए 21 फरवरी को जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट नेशंस को रिकॉग्नाइज किया है, यानी उनको मान्यता दी है। और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट नेशंस जो है यूक्रेन के डोनबास रीजन में आते हैं। और इसी के साथ रशिया ने कहा है कि हम इन दोनों ही जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं यहाँ पर अपने फोर्स को भेजेंगे जो कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी यहाँ पर हम जो अपनी फोर्स भेज रहे हैं वो लड़ने के मकसद से नहीं भेज रहे हैं, हम यहाँ पर शांति स्थापित करने की मकसद से भेज रहे हैं। आपको जानना चाहिए पुतिन ने यहाँ पर एक साइन किया है, मतलब एक डिक्री पे साइन किया है, एक तरह का लॉ या फिर एक ऑफिशियल जैसे पेपर होता है ना, उस पर साइन किया है। और 2 नेशंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, एक तो है डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और दूसरा है लुगांस पीपल्स रिपब्लिक। तो ये आपको जानना चाहिए। अब देखेंगे मैप में, देखिए ये पूरा यूक्रेन है, ये आप देख रहे हैं ये यूक्रेन है, ये अजोव सी है, ये है क्रीमिया। क्रीमिया को पहले ही रशिया जो है एनेक्स कर चुका है, ये आपको जानना चाहिए, रशिया के कंट्रोल में है। ये है आपका यूक्रेन। अब ये यूक्रेन की बाउंड्री आप देख रहे हैं और यूक्रेन के अंदर ये है डोनबास रीजन, ये डोनबास रीजन की बाउंड्री है, ठीक है। अब डोनबास रीजन जो है ना, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है और काफ़ी लोग यहाँ पर रशियन रहते हैं, तो इनकी जो सहानुभूति है वो रशिया की तरफ ही है। तो यहाँ पर 2 रीजन हैं, एक तो है ये डोनेट्स्क और दूसरा है लुहांस्क। तो ये दोनों जो है यहाँ पर सेपरेटिस्ट रहते हैं, यानी कि ये यूक्रेन से अलग ही रहना चाहते हैं। तो इन्होंने 2014 के बाद से ही, जब क्रीमिया को रशिया ने अनेक्स किया, उसके बाद से ही इन दोनों ने यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो है कंट्रोल करते हैं इस रीजन को, पूरे को नहीं, कुछ रीजन को सेपरेटिस्ट कंट्रोल करते हैं, अलगाववादी जो होते हैं ना वो कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर निरंतर लड़ाई चलती रहती है, यूक्रेन की सेना और इन अलगाववादियों में लड़ाई चलती रहती है। तो इन्होंने पहले ही अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बता दिया था, लेकिन किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है इसको। और अब क्या हुआ है, अब रशिया ने इनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करने कहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप दोनों अलग अलग देश हैं। तो डोनबास रीजन है यूक्रेन के अंदर, उसी में है ये 2 रीजन, एक तो है डोनेट्स्क और दूसरा है लुहांस्क। अच्छा, कई एस्पिरेंट्स का मैसेज आ रहा था मेरे पास टेलीग्राम पर कि रशिया यूक्रेन विवाद को एक बार बता दीजिए कि क्या है संक्षेप में। तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस चीज़ को। अभी आपने सुन लिया तो कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात ये है, इस पर क्या लिखा है ना ये सब, ये मत ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ मैं ये अपना कर्सर ले जाऊँ बस उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये रशिया की बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन है, यूक्रेन से ऊपर बेलारूस है, अलग देश है, और यह है नीचे क्रीमिया जिसको रशिया एनेक्स कर चुका है। ये पूरा यूरोप ही है इधर, है ना। अब देखिए, 1 नंबर पे देश है एस्टोनिया, दूसरे नंबर पर है लातविया, तीसरे पर लिथुआनिया, चौथे पर पोलैंड, इसी तरह से कई सारे देश हैं। ये सारे जो आप देश देख रहे हैं ना, ये 1997 के बाद नेटो का आपने नाम सुना होगा ना, तो नेटो के मेंबर बने ये 1997 के बाद, ठीक है। अब देखिए ये नेटो के देश बन गए। अब ये रशिया है, रशिया और नेटो में बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए बेलारूस में फिलहाल जो सरकार है वो रशिया के वो रशिया के साथ सहानुभूति रखती है, प्रो रशियन गवर्नमेंट यहाँ पर है। तो यहाँ से रशिया को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ये इधर नेटो के संपर्क में जा रहे हैं, ना ही यूरोपियन यूनियन के संपर्क में ये लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ना इनका झुकाव इधर। अब ये है आपका यूक्रेन में 2014 में जो सरकार थी वो प्रो रशियन थी। उन्होंने जो है मना कर दिया था 2014 में कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं करेंगे या समझौता नहीं करेंगे, ना ही हम नेटो में जाने के फेवर में हैं। तो उसके बाद वहाँ पर कई प्रोटेस्ट हुए और वो सरकार गिरा दी गई।
जो वहाँ पर जो सरकार के प्रेसिडेंट थे वो भी भाग गए थे, रशिया में ही भाग गए थे वो। उसके बाद फिर नई सरकारें बनी। इसी बीच जब यहाँ पर सरकार गिरा दी गई है ना, जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने सरकार गिरा दी थी कि आप प्रो रशियन क्यों हो रहे हैं, आपने यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं किया है। मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ, मैं नेटो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ से ये भाग गए, यहाँ के लीडर रशिया में, उसके बाद रशिया ने क्या किया, उसी वक्त क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। ठीक है, अच्छा ये बात अलग हो गई। अब हम फिलहाल की बात करते हैं कि क्या बात हुई है, अभी किस बात का विवाद है। देखिए रशिया ये चाहता है, ये जो नेटो कंट्री है ये चाहता है कि यूक्रेन इनमें शामिल हो जाए, और यूक्रेन भी चाहता है कि मैं भी नेटो में एक ना एक दिन शामिल हो जाऊंगा। अब नेटो में शामिल होने के लिए जितने भी 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं सबकी सहमति जरूरी है। और नेटो कंट्रीज़ का एक प्रिंसिपल है कि यदि एक भी कंट्री पर नेटो के अलावा कोई बाहरी देश हमला करता है तो उसको ऐसा समझा जाएगा कि हम पर हमला हुआ है, हम सभी 30 की 30 कंट्रीज़ पर हमला हुआ है। ये नेटो का सिद्धांत है। अब मान लीजिए अगर यूक्रेन जो है नेटो में चला जाता है, ठीक है, यदि यूक्रेन नेटो में चला जाता है तो क्या होगा, नेटो तो बिल्कुल रशिया की बाउंड्री पर ही खड़ा हो जाएगा, यहीं पर इसकी फोर्सेस तैनात हो जाएंगी, जो कि रशिया नहीं चाहता। रशिया नहीं चाहता कि नेटो जो है हमारी बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा हो जाए। और रशिया को ये भी डर है कि अगर ये यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो ये क्रीमिया को भी अपने पास ले लेंगे, और जो मैंने आपको अभी डोनबास रीजन बताया उसमें जो 2 रीजन हैं उनको भी अपने पक्ष में कर लेंगे। ये रशिया का डर है। तो रशिया ये चाहता है कि एक तो जो नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है वो जो है लिखित दे, एक एग्रीमेंट बने ऑफिशियल कि हम यूक्रेन को कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। नेटो या नाटो, मैं नेटो बोलता हूँ इसको, नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। ऑफिशियली ये चाहता है, जिसके लिए ये लोग राजी नहीं है। नेटो मेंबर कंट्री राजी है और यूरोप के जो देश है वो भी इसमें राजी नहीं है कि ऑफिशियल कुछ इसको लिख के दिया जाए कि हाँ हम यूक्रेन को कभी शामिल नहीं करेंगे। देखिए ये भड़काने की एक्टिविटी जो है पहले से इधर से ही चली आ रही है। अब देखिए रशिया की बात करें, कोई भी देश हो, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसका जो विरोधी देश है या विरोधी अलायंस है वो उसकी बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाए। यहाँ पर बेलारूस से तो रशिया को कोई डर नहीं है क्योंकि बेलारूस की जो सरकार है वो प्रो रशियन है। यूक्रेन से डर है क्योंकि यूक्रेन में जो सरकार है, यूक्रेन में जो लोग हैं वो प्रो रशियन नहीं है, वो चाहते हैं कि हाँ इधर थोड़ा झुकाव चले, हम नेटो में मेंबर बने। तो इसी वजह से रशिया क्या चाहता है कि रशिया यहाँ पर थोड़ा सा डरा रहा है, थोड़ी सी आंखें दिखा रहा है। ये कह रहा है कि आप बार बार इसको, जो यूक्रेन को अपने में शामिल करने की बात कर रहे हैं, उसका गंभीर परिणाम आपको भुगतने को मिलेगा। तो रशिया कह रहा है अगर यूक्रेन पर, अगर रशिया का ये मानना है कि तुम्हें इसको यूक्रेन को अगर शामिल करना ही है, क्यों ना मैं पहले ही इस पर कब्जा कर लूँ। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरह से दिमाग में चल रहा हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है, हो सकता है ऐसा चल रहा हो, क्योंकि कोई भी देश ने, हम चाहेंगे कि बिल्कुल चाइना जो है हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर आकर खड़े हो जाए चारों तरफ से, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बीच में नेपाल है, बफर स्टेट का कार्य करता है ना। भूटान है इधर, वो भी बफर स्टेट का काम करता है। क्या हम चाहेंगे कि नेपाल को अनेक्स करके वो बिल्कुल हमारी बॉर्डर पे आ जाए चाइना? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सेम रशिया की बात है। तो रशिया ने कहा है कि एक तो आप आगे मत बढ़िए यहाँ से, और रशिया का ये भी कहना है, देखिए ये जो येलो में है ना, ये सारी कंट्री ये 1997 के बाद नेटो का मेंबर बनी है, यानी कि ये तो थी ही सब, ये तो पूरा रीजन नेटो का मेंबर था। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन रशिया की तरफ ही चल रहा है आगे को। तो रशिया ये कह रहा है एक तो आप 1997 तक यहाँ तक थे ना, यहीं तक वापस चले जाइए। एक तो ये वाली जो सदस्यता है इसको भी ख़त्म कीजिए जो इन देशों की है। तो ये सब डिमांड रशिया की है, ये इसी को लेकर पूरा ये मामला चल रहा है। दूसरी बात मैं एक और बताता हूँ आपको, रशिया और यूनाइटेड स्टेट। देखिए जो बाइडन जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ही नीचे है। ये बहुत ही कमज़ोर प्रेसिडेंट के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ऐसा है वहाँ के लोगों का मानना है। सेम बात रशिया में है। रशिया की इकोनॉमी जो है डगमगा रखी है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी इतना अच्छा कुछ नहीं चल रहा है जैसे कि रशिया को एक सुपर पावर माना जाता था। तो रशिया के जो ये आपके व्लादिमीर पुतिन है, इनके सामने एक टास्क है कि फिर से एक मजबूत व्यक्ति बनने का, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये ओपोजिशन के लीडर हैं, यह है एलेक्सी नावल्नी इनका नाम है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये लॉयर हैं। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन को खुलेआम चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है।
इन्होंने वो काम किया है, ये एंटी करप्शन मूवमेंट वहाँ पर चला रहे हैं। और आपको पता भी होगा कि 2020 में इनको पॉइज़न भी दिया गया, मरते मरते ही बचे हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा कि मुझे पॉइज़न जो है व्लादिमीर पुतिन ने ही दिलवाया है। फिर इनको जर्मनी इवैक्यूएट किया गया था, वहाँ से फिर सही होकर ये दोबारा रशिया में आए और रशिया में आकर ही इनको फिर अरेस्ट भी कर लिया गया। तो इन्होंने जो है व्लादिमीर पुतिन की जो साख है ना उसको थोड़ा घटा दिया, इन्होंने वहाँ पर टक्कर दी है। इन्होंने कहा है कि आपकी सरकार में जो है करप्शन है, रशिया में बहुत करप्शन है, ये इन्होंने कहा है। और लोग इनकी बात मानते भी हैं, इस चीज़ को यकीन भी करते हैं। तो जो है इन्होंने जो इमेज जो पुतिन की थोड़ी डाउन की है। कभी भी पुतिन के मुंह से आप इनका नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन इनको पॉइजन दिया गया, कई तरह की एक्टिविटी हुई है, तो सब अपनी इमेज चमकाने में लगे हुए हैं। अब देखिए ना, यहाँ से आप ही देख लीजिए, भारत में भी कई लोगों के मन में अभी आ गया है कि यार देखो रशिया ने जो है भगा दिया इन सबको पीछे। तो ये एक इमेज बन जाती है। सेम इनकी कंट्री में भी बन गई होगी रशिया में कि हाँ हमारा प्रेसिडेंट जो है वाकई में जो है पीछे धकेल दिया उनको। तो ये सब चलता रहता है। सही बात बताऊँ, अगला स्टेप क्या होगा, कब कौन हमला करेगा, ये किसी को नहीं पता। ये केवल पुतिन को ही पता है कि आगे क्या स्टेप होगा। बाकी सब अपने तुक्के मार रहे हैं। अमेरिका अपना तुक्का मार रहा है और ये यूनाइटेड किंगडम अपने तुक्के मार रहा है कि अब रशिया ये करेगा, अब वो करेगा। केवल रशिया को पता है कि वो क्या करने वाला है। और रशिया के इस कदम पर जो इसने टू इंडिपेंडेंट रीजन्स को जो नेशन का टैग दे दिया है, इसके बाद इस पर अब जो है कई सारे सैंक्शंस भी लगा दिए। जैसे यूनाइटेड किंगडम ने लगा दिए। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, इसके रशिया के जो 5 बैंक हैं उनको सीज कर दिया है। और उधर से जर्मनी ने क्या किया है, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, उसको जो है रोक दिया है, उसको अप्रूवल को जो है अभी रोक दिया है। तो इस तरह के सैंक्शंस यहाँ पर लग रहे हैं। आगे अगर रशिया ने कुछ ऐसी हरकत की तो हो सकता है कि अमेरिका रशिया को डॉलर यूज़ करने से मना कर दे, डॉलर से दूर कर दे, डॉलर के क्षेत्र से बाहर कर दे। तब तो रशिया के लिए भी दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। तो कई तरह के सैंक्शन ही अब यहाँ पर जो है बचते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये मत सोचिए कि यूक्रेन के बचाव में कोई देश आएगा। सभी देशों ने ये कहा है कि हम आपके बचाव में नहीं आएंगे, अगर कुछ होता है तो आपकी सेना को खुद निपटना होगा। हाँ, हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर कभी छोटे मोटे हथियार दे सकते हैं, लेकिन कोई भी देश यूक्रेन के समर्थन में नहीं उतरेगा। यूक्रेन को अपने आप ही यहाँ से लड़ना होगा, क्योंकि अगर कोई और देश यहाँ पर उतरा तो फिर तो वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन होती है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो। एक देश ने दूसरे पर हमला किया है, फिर दूसरे के समर्थन में और देश आए हैं, तब वो युद्ध बड़ा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। बात करें भारत की, भारत का साफ कहना है कि बातचीत से मुद्दा सुलझाइए, है ना। भारत क्यों अपने रिलेशन ख़राब करे, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, कोई भी हो। इनके मामले में इतना दूर हैं ये लोग, हम क्यों अपने इस बात करें। बाकी रशिया का बाकी इंडिया का जो अपना कंसंट्रेशन है वो वहीं पर है, क्वाड में। इंडिया कहता है यहाँ पर हम जो है किसी का ऐसा फेवर नहीं करेंगे। हालांकि इंटरनली तो रशिया का ही फेवर चल रहा है ना। और बाकी अमेरिका के साथ भारत का ये है कि आप इंडो पैसिफिक में आइए, आपका स्वागत है। और इंडो पैसिफिक में हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं। तभी तक क्वाड ज्वाइन किया हुआ है ना भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, है ना, क्योंकि यहाँ पर चाइना को टेम करना है। तो ये सब जियोपॉलिटिक्स से आपको मालूम होनी चाहिए। आई होप मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँगा, आपको समझ भी आ गया होगा। फिर से सुनिएगा यदि किसी को समझ नहीं आया, मैंने काफ़ी आसान शब्दों में कोशिश की आपको बताने के लिए। देखिए, इस तरह के टॉपिक में आप इंटरेस्ट लिया कीजिए। जो जियोपॉलिटिक्स होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जब आप इनको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ जॉइंड द ग्लोबल CMEWE 6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम। पूछ रहे हैं कि कौन सी दूरसंचार कंपनी वैश्विक CMEWE 6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, एयरटेल। तो देखिए, एक तरह का कंसोर्टियम है या फिर एक तरह का आप ग्रुप कह सकते हैं। इसका नाम है CMEWE 6 अंडरसी केबल। तो इसको ज्वाइन कर लिया है भारती एयरटेल लिमिटेड ने, जो कि इसका जो हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प भी करेगा। आपको जानना चाहिए, ये जो हमने नाम बताया ये वाला, ये 19,200 आर किलोमीटर यानी कि राउट किलोमीटर्स का एक नेटवर्क है, जो कि सिंगापुर को फ्रांस से कनेक्ट करेगा। और आपको बता दें, ये जो है लार्जेस्ट अंडरसी केबल सिस्टम ग्लोबली जो है बन जाएगा। मतलब जो भी अब तक अंडरसी केबल सिस्टम्स है उनमें से एक
जो है ये बन जाएगा। तो अंडर सी केबल जाएगा, ये सिंगापुर और फ्रांस को कनेक्ट करेगा। तो इसका पार्ट बन गया है भारती एयरटेल। और ये भी आप जानिए कि भारती एयरटेल जो है यहाँ पर 20% इन्वेस्ट कर रहा है इस पूरे केबल सिस्टम का। 20% इन्वेस्टमेंट भारती एयरटेल की ओर से जा रहा है और ये केबल सिस्टम 2025 तक लाइव हो जाएगा। एडिडास हैज़ रोप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। पूछ रहे हैं कि एडिडास ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा आप सभी जानते हैं कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं भारत से और इन्हें एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच सिविलियन ऑनर या सिविलियन अवार्ड। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पद्म श्री। तो देखिए शकुंतला चौधरी 102 उम्र की थी ये और गांधीयन सोशल वर्कर और फ्रीडम फाइटर रही हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें ये असम के कामरूप से आती थी और इन्होंने विलेजर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और जो वुमेन होती हैं इनके वेल बींग के लिए काफ़ी काम किया। इन्हें शकुंतला बाई देवी के नाम से भी जाना जाता है और सरानिया आश्रम में इन्होंने काफ़ी काम किया है। और ये जो सरानिया आश्रम है इसको महात्मा गांधी द्वारा इनोग्रेट किया गया था 1946 में। आपको बता दें इसी साल इन्हें पद्मश्री के लिए भी नामित किया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। पूछ रहे हैं कि अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उमा दास गुप्ता। देखिए एक बुक आई है जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन वर्क है उसके बारे में बताती है। तो इन्होंने श्रीनिकेतन इसको सेटअप किया था जो कि विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शांति निकेतन का एक विंग है। 1922 में इसको सेटअप किया था श्रीनिकेतन को। तो इसी पर एक बुक लिखी है, ये जो बुक का नाम मैंने आपको बताया, और ये बुक लिखी है हिस्टोरियन और टैगोर के जो बायोग्राफर हैं उमा दास गुप्ता ने। Who has been honored with the outstanding contribution to film industry award at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022। पूछ रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आशा पारेख। देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 ये मुंबई में संपन्न हुए हैं। ये मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ फॉलो हो तो पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो इसमें देखिए कई सारे हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दें। तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, बेस्ट फिल्म है शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन, बेस्ट डायरेक्टर केन घोष और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री ये है आशा पारेख। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी जानना चाहिए, बेस्ट शॉर्ट फिल्म ये है पॉली। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन 100वां हर घर जल जिला बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, चंबा। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, चंबा 100th डिस्ट्रिक्ट टू गेट हर घर जल स्टेटस। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इसको जल जीवन मिशन के रूप में फिर से लॉन्च किया था, आप सभी जानते हैं। और जिसका उद्देश्य यह है कि जो रूरल हाउस होल्ड है, जो रूरल जो घर हैं, उनको जो है टैप वाटर मिलता रहे, उनको वाटर की सप्लाई मिलती रहे और पूरी तरह से 2024 तक हम जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन दे दें। तो इसी सीरीज में अब जो है हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये 100वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पर हर एक व्यक्ति के घर में जो है टैप वाटर कनेक्शन है, यानी कि पानी की सप्लाई है। इसलिए इसको बोला गया है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। बाकी आपको जानना चाहिए गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन सभी में जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं सबके पास टैप वाटर सप्लाई है। आपको जानना चाहिए जल जीवन मिशन में जो क्वालिटी अफेक्टेड विलेजेस हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, SC/ST मेजोरिटी विलेजेस हैं, वाटर स्कार्स एरियाज़ हैं और संसद आदर्श ग्राम योजना विलेजेस हैं, इनको जो है प्रायोरिटी दी गई है।
इंडिया विल सेटअप आईआईटी इन विच कंट्री, ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है। भारत किस देश में आईआईटी स्थापित करेगा? भारत यूएई में आईआईटी स्थापित करेगा। तो देखिए, इंडिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत यूएई में भारत इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करेगा। ये पहली बार है जब भारत से बाहर आईआईटी जो है इस्टेब्लिश की जा रही है। आपको बता दें, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटीज़ हैं, ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 द्वारा गवर्न की जाती हैं और भारत में फिलहाल 23 आईआईटीज़ हैं। आपको जानना चाहिए, हाल ही में इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA इसको साइन किया है, जो कि इन दोनों ही देशों के बीच ट्रेड में जो है बढ़ोतरी करेगा, ट्रेड को जो है और बढ़ावा मिलेगा इससे, और अगले 5 सालों में $100 बिलियन का जो है ट्रेड इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में होना संभव हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, इन दोनों के बीच ये डील साइन की गई है। आगे देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम। पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किस अवधि के दौरान इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 2022-23 से 2025-26 तक। जानेंगे इस चीज़ को, क्या चीज़ है ये। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव कर दिया है। ये फेज़ 2 है, फेज़ 1 पहले ही हो चुका है। और आपको बता दें, जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोजेक्ट है। 3,375 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट को जो है लागू किया जाएगा 2022-23 से 2025-26 के टाइम ड्यूरेशन के लिए। आपको बता दें, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है। बाकी आपको जानना चाहिए, ये जो ICJS है, इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इसमें इसका साथ देगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपको जानना चाहिए, ICJS ये जो है आपका क्रिमिनल जस्टिस जो होता है ना, उस सिस्टम को जो है और सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगा। ये 5 पिलर्स पर आधारित है। देखिए क्या क्या, एक तो पुलिस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। अब कोई क्राइम हुआ है उसको ट्रैकिंग जो है तुरंत किया जा सके, पुराना कोई क्राइम हुआ है इसको ट्रैक किया जा सके, इस तरह का डिजिटल सिस्टम इसके तहत बनाया जाएगा। E-फोरेंसिक्स फॉर फोरेंसिक लैब्स, E-फोरेंसिक इस तरह की ऐप बनाई जाएंगी। E-कोर्ट्स इस तरह की जो है ऐप होगी। ई-प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस तरह की सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। और 5th है आपके पास ई-प्रिजन्स फॉर प्रिजन्स। तो ई-प्रिजन्स यानी कि जो कैदी है उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, तो यानी कि डिजिटाइज करने का काम इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। सिडबी लॉन्च्ड वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि सिडबी ने किस राज्य में वेल्थ टू वेस्ट क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में महिलाओं के लिए सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ये अपनी तरफ से ही मैं बता रहा हूँ। ये जो सुंदरबन है इसको साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये फैक्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जो IMD है भारत का, ठीक है, तो इसने बताया कि सुंदरबन को इसने डिक्लेयर किया हुआ है साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये चीज़ आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, इसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो जो फिश स्केल्स होती हैं, यानी कि स्किन के ऊपर का जो पार्ट होता है ना फिश के, उसको स्केल्स बोलते हैं। तो इनसे ऑर्नामेंट्स और 100 पीसेस बनाएंगी, फिर उसको मार्केट में जो है सप्लाई किया जाएगा। आपको बता दें, ये सिडबी के मिशन स्वावलंबन इस एक मिशन का पार्ट है। और बाकी आपको जानना चाहिए, अगर हम सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसको 2 अप्रैल 1990 में सेटअप किया गया था और फिलहाल इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शिव सुब्रमण्यम रमन है और इसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शीप फार्मिंग सेक्टर। पूछ रहे हैं कि भेड़ पालन क्षेत्र के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
जम्मू और कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यूजीलैंड। देखिए आपको बता दूं, जो न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, और अगर आप इधर माफ़ कीजिएगा, इधर अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सभी कंट्रीज़ जो है अपने शीप रेयरिंग के लिए जानी जाती हैं, शीप फार्मिंग के लिए जानी जाती हैं। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में जो शीप सेक्टर है इसको और अच्छा करने के लिए यहाँ पर न्यूजीलैंड से मदद ली जाएगी, इसीलिए इसके साथ एक पैक्ट साइन किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर की चिनाब वैली में कंचौथ फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया है। बाकी ये स्क्रीनशॉट मैंने अपनी जो मंथली PDF है उससे लिया है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको जानकारी जाननी चाहिए कि यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को ये बना है। कैपिटल श्रीनगर है समर, और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। और स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो ये सब जान लीजिए आप। शेखुल आलम एयरपोर्ट यहाँ पर है, डल लेक है, वुलर लेक है, आंचल लेक है, दचिगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क, ये सभी जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड क्विट टोबैको ऐप? किस संगठन ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। और आपको जानना चाहिए कि हम टोबैको की बात करें तो ये वर्ल्ड का लीडिंग कोज है डेथ का, और लगभग हर साल 8 मिलियन पर्सन्स जो हैं मरते हैं टोबैको के कारण, जो कैंसर हो जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए कमिट टू क्विट कैंपेन किससे संबंधित है, तब भी आपका आंसर WHO होगा। तो ये WHO ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च की है। ये WHO का पूरे साल भर चलने वाला कमिट टू क्विट कैंपेन इसका एक हिस्सा है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे कि कमिट टू क्विट कैंपेन किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, आंसर होगा WHO। बाकी आपको WHO के बारे में जानना चाहिए। स्थापना 1948 में हुई थी। 194 मेंबर हैं इसके। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और डायरेक्टर जनरल हैं इसके टेड्रोस अधनोम। विच कंट्री टेस्टेड सी डोम, अ न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम? किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। तो देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस इन्होंने सी डोम का सफलतापूर्वक जो है इसको टेस्ट फायर किया है। आपको बता दें सी डोम क्या है। जो इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका एक ये नवल वर्जन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि आयरन डोम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसका है, तो आंसर होता है इजराइल। बाकी इजराइल के बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ के प्रेसिडेंट इसाक हेर्जोग हैं। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट हैं। करेंसी यहाँ की इजरायली शेकेल है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट की जो सीट है जहाँ से काम करती है वो जेरूसलम है। गवर्नमेंट सीट मैंने लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा है, क्योंकि कैपिटल इजराइल तो मानता है उसको, लेकिन इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कि उसकी कैपिटल जेरूसलम है। आपको बता दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इजरायली कैपिटल जो जेरूसलम है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था कि हाँ, जेरूसलम को हम जो है ऑफिशियली मान लेते हैं अब। लेकिन भारत ने वहाँ से अपने पैर पीछे खींच लिए थे, और भारत ने कहा था कि हमारी पॉलिसी पहले से ही जो बनी हुई है वो बनी हुई है। हम इज़राइल और पैलेस्टीन इसमें डिफरेंस नहीं करते हैं, और किसी एक की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ओर से तेल अवीव, आपको बता दूं, मतलब डायरेक्टली तो नहीं हो सका, लेकिन भारत जो है तेल अवीव को ही एक तरह से कैपिटल मानता है। तेल अवीव में ही भारत की एम्बेसी मौजूद है। तेल अवीव जो है काफ़ी खूबसूरत सिटी है इजराइल की। तो ये आपको जानना चाहिए। बाकी आपको जानना चाहिए यहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं नेसेट। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद असम राइफल्स टू प्रोवाइड सेंट्रल फोर्सेस सैलरी पैकेज टू ऑल पर्सनल ऑफ फोर्स? सभी कर्मियों को केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए किस बैंक ने असम राइफल्स के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स
जो कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की। ये फैक्ट आपको जानना चाहिए, पूछ लेते हैं कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है। आंसर होगा असम राइफल्स। इसके साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो भी अभी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं इसमें असम राइफल्स में और रिटायर्ड जो हैं उन सभी को बड़ौदा सेंट्रल फोर्सेस सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO संजीव चड्ढा है। हेडक्वार्टर्स अलकापुरी वडोदरा में है। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शफाली वर्मा इनको अपना ब्रांड एंडोर्सर साइन किया है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण किस तारीख को लागू हुआ या फिर अस्तित्व में आया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 18 फरवरी 2022 को। देखिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इसका मकसद क्या है? डैम सेफ्टी और डैम रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना और जो इंटर स्टेट इश्यूज़ होते हैं उनका समाधान निकालना, ये मकसद है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का। आपको बता दें ये 18 फरवरी 2022 से चालू हो गया है, काम करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि पिछले साल 8 दिसंबर को डैम सेफ्टी एक्ट 2021 हमारी पार्लियामेंट में पास हो गया था। ये भी आपको जानना चाहिए, इसमें एक चेयरमैन है इस अथॉरिटी में और 5 मेंबर्स हैं। साथ ही जो ये अथॉरिटी है इसमें 5 विंग्स हैं। एक तो है पॉलिसी एंड रिसर्च, दूसरा है टेक्निकल, तीसरा है रेगुलेशन, चौथा है डिजास्टर एंड रेजिलियंस और 5वां है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये जो अथॉरिटी है इसका हेडक्वार्टर्स NCR में है, नेशनल कैपिटल रीजन में होगा और इसके 4 रीजनल ऑफिसेस सपोर्ट करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए इसका जो मेन मकसद यही है कि आपने देखा होगा दो राज्यों के बीच या फिर 3 राज्यों के बीच डैम को लेकर काफ़ी विवाद रहते हैं, तो उनका निपटारा और यदि किसी स्टेट का और प्राइवेट फर्म का कोई विवाद है डैम से संबंधित तो उसका निपटारा करना इस अथॉरिटी का कार्य रहेगा। TransUnion Civil has partnered with which of the following for a nationwide MSME consumer education program। पूछ रहे हैं कि TransUnion Civil ने राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा फिक्की। तो देखिए TransUnion Civil इसने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। देखिए फिक्की हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया और ट्राइफेड हो गया और नेफेड हो गया, एसोचैम, नास्कॉम, इन सभी की फुल फॉर्म आपको याद होनी ही चाहिए। तो खैर TransUnion Civil ने फिक्की के साथ मिलकर MSME कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो छोटे व्यापारी हैं या व्यापार हैं, वो क्रेडिट मैनेजमेंट, सिविल रैंक और कमर्शियल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। बाकी फिक्की के बारे में आपको जानना चाहिए। स्थापना 1927 को हुई थी। 1927 को हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित है और यदि हम ऑफिस बियर की बात करें तो प्रेसिडेंट संजीव मेहता हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं और डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला। Which city in India has highest number of dollar millionaire households according to the Hurun India Wealth Report 2021। पूछ रहे हैं कि हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक डॉलर मिलियनियर परिवार हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 इसको जो है जारी किया गया है और इसी के साथ हुरुन इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2021 इसको भी जारी किया गया है। तो दोनों ही रिपोर्ट का ये सेकंड एडिशन है। जानेंगे अब इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 350 इंडियन मिलियनियर्स पर ये सर्वे किया है जिनकी वेल्थ जो है $1 मिलियन है यानी कि 7 करोड़ रुपए के लगभग उनकी वेल्थ है। ऐसे 350 इंडियन मिलियनियर्स पर ये सर्वे किया गया है। तो इन्होंने ये बताया है कि 350 इंडियन मिलियनियर्स में से 42 जो है बिल्कुल सुपर रिच हैं यानी कि 12% बिल्कुल सुपर रिच हैं और इनकी वेल्थ लगभग 100 करोड़ के आसपास है। और जो एवरेज वेल्थ है इन 350 इंडियन मिलियनियर्स की वो $6.7 मिलियन है और एवरेज इनकी 35 ईयर्स है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में जो डॉलर मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं भारत में, ये पिछले साल की तुलना में 11% की बढ़ोतरी में देखने के लिए मिली है और 4,58,000 हाउस होल्ड्स
जो हैं भारत में ऐसे हैं जो डॉलर मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इनकी जो नेटवर्थ है वो कम से कम 7 करोड़ रुपए तो है ही। बाकी आपको जानना चाहिए इसमें यही बताया है कि जो इंडियन डॉलर मिलियनियर हाउस होल्ड्स हैं ये अगले 5 साल में 30% इंक्रीज कर जाएंगे और 2026 तक ये 6 लाख हाउस होल्ड्स हो जाएंगे, ऐसा कहा है इस रिपोर्ट में। साथ ही इस रिपोर्ट में भी कहा है कि यदि हम इंडिया की मिलियनियर कैपिटल की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलियनियर हैं, ये है आपकी मुंबई। तो यहाँ पर 20,300 मिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हाउस होल्ड्स हैं। उसके बाद दिल्ली है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कोलकाता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि 36% इंडियन मिलियनियर्स ई वॉलेट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि यूपीआई का यूज़ करते हैं अगर हम पेमेंट मेथड की बात करें, जबकि पिछले साल 18% यूज़ करते थे। साथ ही इसमें ये भी कहा है कि 66% जो मिलियनियर्स हैं भारत में वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी खुश हैं, जबकि 2020 में 72% था। तो यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही यदि हम बात करें जो इंडियन मिलियनियर्स हैं वो अपने बच्चों को किस देश में पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें नंबर 1 पर है यूएसए। तो ज़्यादातर जो भारत में मिलियनियर्स हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे यूएसए में पढ़ें और भेजते भी यूएसए में ही हैं। दूसरे नंबर पर जो उनकी लोकेशन है, प्रीफर्ड लोकेशन, ये यूके है, फिर है न्यूजीलैंड, फिर जर्मनी। और अगर हम बात करें मोस्ट प्रिफर्ड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड की, तो वो ताज है, उसके बाद ओबेरॉय, फिर लीला। और यदि हम मोस्ट प्रिफर्ड लग्जरी वॉच ब्रांड की बात करें तो वो रोलेक्स है इनके लिए। और मोस्ट प्रिफर्ड इंडियन ज्वेलरी रिटेल ब्रांड की बात करें तो ये तनिष्क है। मोस्ट प्रिफर्ड लग्जरी गुड्स ब्रांड की बात करें तो लुइस वुइटन है। और मोस्ट प्रिफर्ड प्राइवेट जेट ब्रांड की बात करें तो ये गल्फ स्ट्रीम है। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च्ड ई इन्वेस्ट ऐप? पूछ रहे हैं कि किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने ई इन्वेस्ट ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, एडलवेस एसेट मैनेजमेंट। सो एडलवेस एसेट मैनेजमेंट ने जो है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ई इन्वेस्ट। तो किसी भी तरह का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड होता है। Who is the author of the book titled Dignity in a Digital Age? Making Tech Work for All of Us? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रो खन्ना is the author of the book titled Dignity in a Digital Age, Making Tech Work for All of Us. Who has been conferred the Ramanujan Prize for Young Mathematician? पूछ रहे हैं कि युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, नीना गुप्ता। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन हमने दिसंबर में भी पढ़ा था क्योंकि तब इनको नामित किया गया था और ये पुरस्कार अभी इन्हें दे दिया गया है, इसलिए फिर से ये न्यूज़ में है। तो फिर से जान लेंगे। तो जो प्रोफेसर नीना गुप्ता हैं ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये भी आप याद रखिए कोलकाता में है, ये एक स्ट्रेटजी का आपका पार्ट बन गया। तो यहाँ पर ये मैथमेटिशियन है और इनको रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 इससे सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने एक एल्जेब्रिक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम, जेरिस की कैंसिलेशन प्रॉब्लम, इसको सॉल्व किया है। आपको बता दें कि ये ओवरऑल 3rd वुमेन बन गई हैं जिनको, 3rd महिला है, तीसरी महिला है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, और 4th इंडियन बन गई हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और सबसे पहले साल 2005 में दिया गया था। आपको जानना चाहिए ये अवार्ड जो है एनुअली दिया जाता है और इसको फंड करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके साथ मिलकर? ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU के साथ मिलकर। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम लिखते हैं ना मैथ, आपने क्या पढ़ा? मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, ऐसे बोलते हैं मैथ। मैथ एक रॉन्ग शब्द है, मैथ कुछ नहीं होता है। हमेशा जब भी आप बोले मैथ्स बोलें, मैथ्स, कभी भी मैथ ना बोलें। मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ्स, ठीक है। आपने क्या पढ़ा? हमने मैथ्स पढ़ा है। कौन सा विषय अच्छा लगता है? मैथ्स अच्छा लगता है, ना कि मैथ। साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो प्राइज़ है ये 45 साल से कम के जो मैथमेटिशियन हैं उनको दिया जाता है। Who have been announced as brand ambassadors for the center's बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्र की
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तनिष्का एंड रिधिका कोटिया। तो देखिए गुरुग्राम से तनिष्का कोटिया एंड उनकी सिस्टर रिधिका कोटिया जो कि इंटरनेशनल चेस प्लेयर हैं, तो इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको जानना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी और ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, यानी कि 3 मिनिस्ट्रीज के संयोग से ये जो है मिनिस्ट्री ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। कौन कौन सी है? मिनिस्ट्रीज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। विच एडिशन ऑफ द खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 48 यानी कि 48वां। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल, इन्होंने खजुराहो जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ पर खजुराहो डांस फेस्टिवल का 48वां एडिशन लॉन्च किया है या इसको स्टार्ट किया है। आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल से मध्य प्रदेश संबंधित जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जानेंगे इनके बारे में। एक तो है भगोरिया, एक है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, ये बहुत बार पूछा जाता है, ग्वालियर में मनाया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक फेस्टिवल है और है कालिदास समारोह उज्जैन में। तो ये जो कालिदास समारोह है और तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल है ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ इट्स टीयर 1 इन्वेस्टर वीज़ा, जिसे गोल्डन वीज़ा भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाल ही में किस देश ने अपने टीयर 1 निवेशक वीज़ा या गोल्डन वीज़ा को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम या आप ब्रिटेन के लीजिए, तो इसने अपना टीयर 1 इन्वेस्टर वीज़ा फैसिलिटी इसको जो है स्टॉप कर दिया है। मतलब कोई भी न्यू एप्लीकेंट इस के लिए ये जो वीज़ा फैसिलिटी है ये अब एप्लीकेबल नहीं है। तो ये टीयर 1 इन्वेस्टर वीज़ा फैसिलिटी क्या है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में कोई भी व्यक्ति यदि 2 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग या फिर 2.7 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता है या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको यूनाइटेड किंगडम में रहने की जो है परमिशन दे दी जाती है, सुविधा दे दी जाती है और वो अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पर रह सकता है। तो साल 2008 से ये स्कीम जो वीज़ा फैसिलिटी है ये लागू है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने जाना कि इस एवज में, इस वीज़ा फैसिलिटी के एवज में कई भ्रष्ट लोग जिन्होंने गलत कार्यों से पैसा कमाया है वो जो है यूनाइटेड किंगडम में बस गए हैं। तो इसलिए अब इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर फॉर फिस्कल ईयर 23 एट। पूछ रहे हैं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने फिस्कल ईयर 23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 3 to 3.5%। तो जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए सेंटर का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर प्रोजेक्शन है ये 2022-23 में 3 to 3.5% रहने वाला है, ऐसा कहा गया है। आपको बता दें जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये जो है इन्फ्लेशन को मेज़र करने में काम में आता है। अब देखिए आपको दो चीज़ जाननी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस को ये मेज़र करता है। आपको जानना चाहिए नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से किस तरह से अलग है, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो उसमें उसके लिए इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं की जाती है, इन्फ्लेशन पर एडजस्टेड नहीं की जाती है। लेकिन जो रियल जीडीपी है वहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्ट की जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी मोस्ट ऑफन रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है। अब अच्छा ध्यान से एक बात सुनिएगा, अगर हम इसको समझे जीडीपी डिफ्लेटर को, देखिए कोई व्यापारी है जो प्याज को बेचता है। अब अगर हम बात करें
2012 की, मान लीजिए हमारा बेस ईयर प्राइस 2012 है। बेस ईयर प्राइस किसने सेट कर दिया? गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो बेस ईयर प्राइस है वो 2012 है। 2012 में क्या हुआ? 100 किलो प्याज वो व्यापारी 10 रुपये के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो कितने रुपए की हुई? 1000 रुपये की हुई। तो 2012 जो हमारा बेस प्राइस है, बेस प्राइस ईयर है 2012, उस पर हमारी रियल जीडीपी कितनी निकल के आई? 1000। अब मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो जो रियल जीडीपी है वो हमने किस पे निकाला? जो बेस प्राइस तय किया हुआ है सरकार ने 2012 तय किया हुआ था। ठीक है, अब आता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जो आज के टाइम में आप अगर प्राइस को कैलकुलेट करें वो होता है नॉमिनल जीडीपी। जो करंट प्राइस पर आप तय करते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए कैसे, अब 2022 चल रहा है, 100 किलो प्याज है, लेकिन अब जो है इसका रेट कितना है? 20 रुपये के हिसाब से बेच रहा है वो व्यापारी। पहले तो 10 रुपये के हिसाब से था, जो बेस ईयर प्राइस है 1000 रुपये आई थी जीडीपी हमारी। अब यहाँ पर 100 रुपये है, 100 किलो प्याज है और प्राइस कितना है? 20, तो यहाँ पर 2000 आई है। आप देख रहे हैं जीडीपी तो बढ़ रही है। 2012 में 1000 थी और 2022 में कितनी हो गई? 2000। तो जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन जीडीपी बढ़ी है लेकिन हमारा प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा है? पहले भी 100 था क्वांटिटी, अब भी 100 ही है। बढ़ा है तो क्या? प्राइस बढ़ा है हमारा। ये बात आपको आई समझ में? जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से ये बढ़ी है। ये क्वांटिटी बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ी है, जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से नहीं बढ़ी है। इसलिए इसको फेक पिक्चर कहते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी है इसको फेक पिक्चर की तरह एज्यूम किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा है। तब भी 100 किलो था और अब भी 100 किलो है। उल्टा हमारा प्राइस बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़कर सामने आई है और हम खुश हो रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ी हुई है। इसलिए जो नॉमिनल जीडीपी है इसको जो है एक ट्रू नहीं कहा जाता, ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती है, इसको फेक जो है आप समझ सकते हैं। रियल पिक्चर क्या दिखाती है? रियल जीडीपी, जो कि हमारे बेस प्राइस पर निकली हुई है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसी को आप देखेंगे जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल जीडीपी को अगर आप नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे रियल जीडीपी से और उसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो ये आ जाता है आपके पास जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। रियल जीडीपी क्या हुआ? जो हमारा बेस प्राइस पे किया हुआ था। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जो आज के प्राइस पे, जो करंट चल रहा है उसको। और नॉमिनल हम जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज कार्लोस अल्काराज हैज़ बिकम द यंगेस्ट ATP 500 चैंपियन? पूछ रहे हैं कि किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन बन गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्पेन। तो देखिए रियो ओपन टाइटल की बात हो रही है यहाँ पर। रियो ओपन टाइटल में स्पेन के 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज, इन्होंने डियागो श्वार्ट्जमैन इन्हें हराया है और रियो ओपन टाइटल जीत लिया है। इसी के साथ ये यंगेस्ट ATP 500 चैंपियन जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। Which of the following has reconstituted its Alternative Investment Policy Advisor Committee chaired by Infosys co-founder N.R. नारायणन मूर्ति? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने इन्फोसिस के सह संस्थापक N.R. नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में अपनी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए जो ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने अपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। अब जो ये कमेटी है ये जो है ये सेबी को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़ी जानकारियों पर या इससे जुड़ी पॉलिसीज़ पर अपने इनपुट्स देती है। तो आपको जानना चाहिए, पहले इस कमेटी में 22 मेंबर थे। मार्च 2015 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और अब इसमें 20 मेंबर हैं। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो अब इसमें 20 मेंबर हैं और इसके चेयरपर्सन कौन है? N.R. नारायण मूर्ति। Who has been nominated by Center as director on the Central Board of RBI? केंद्र द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संजय मल्होत्रा। तो देखिए गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी
संजय मल्होत्रा को नॉमिनेट किया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, के.एन. राघवन। तो के.एन. राघवन जो कि इंडियन रबर बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। आपको बता दें, जो ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप है, इसमें जितने भी रबर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं, इसके सदस्य हैं। और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसका सिंगापुर में है। तो के.एन. राघवन, इनको अगले 2 साल के लिए इसका चेयरमैन बनाया गया है, इस ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। और 31 मार्च को जो सिंगापुर में इसकी मीटिंग होने वाली है, उसकी भी अध्यक्षताएं करेंगे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर्स। किस राज्य ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आसाम। तो देख सकते हैं, आसाम बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर्स। तो आसाम के ब्रह्मपुत्र रिवर्स में फेरीज के लिए फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। तो जो भी यहाँ से फेरी जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है या फिर इस एप्लीकेशन को यूज़ किया गया है। तो क्या है, एक नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, ये बताती है आप सही रूट पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। विच कंपनी इज बिल्डिंग एन AI सुपर कंप्यूटर द AI रिसर्च सुपर क्लस्टर। कौन सी कंपनी AI सुपर कंप्यूटर AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का निर्माण कर रही है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मेटा। तो देखिए, मेटा जो है अपना AI सुपर कंप्यूटर AI रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC इसका निर्माण कर रहा है। और मेटा का कहना है कि जो ये पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, ये क्विंटिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड जो है कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो टेक्स्ट है उसको भी ट्रांसलेट कर सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस में सेकंड्स में। तो काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर ये बना रहे हैं, सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। दिनेश के पटनायक अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, एंडोरा। यहाँ पर विच कंट्री लिखना, यहाँ पर गलती से मैंने देश का नाम लिख दिया, हिंदी में तो सही है। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है एंडोरा। तो देखिए, दिनेश के पटनायक एंडोरा में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे। आपको बता दें, एंडोरा जो है ना, ये पायरीन्स माउंटेन्स जो हैं फ्रांस और स्पेन के बीच में है। पायरीन्स माउंटेन्स फ्रांस और स्पेन के बीच में है। आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, इसके बीच में यहाँ पर एक बहुत छोटी सी कंट्री है, प्रिंसिपैलिटी है, ये प्रिंस द्वारा यहाँ पर राज किया जाता है। आपको जानना चाहिए, एंडोरा की कैपिटल एंडोरा ला वेला है और करेंसी है यहाँ की यूरो। सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 24 फरवरी। तो सेंट्रल एक्साइज डे ये 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट इसको इनेक्ट किया गया था। आपको जानना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, नारकोटिक्स इन इंडिया, इन सभी के लिए ये इनको एडमिनिस्ट्रेटर करने का काम CBIC करती है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड हिलाल पाकिस्तान ऑनर फॉर एफर्ट्स टू एरिडिकेट पोलियो। पूछना है कि पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बिल गेट्स। तो ये बिल गेट्स हैं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि रशिया दौरे पर है और इतनी टेंस सिचुएशन में इनका बयान ये आया है कि ये काफ़ी एक्साइटेड है कि अपने आप को बहुत गौरवान्वित या फिर काफ़ी लकी महसूस कर रहे हैं कि ये इतनी एक्साइटमेंट वाले माहौल में जो है रशिया में उतरे हैं। तो इस टिप्पणी को मतलब किस तरह से इनके देश के लोग ही इसको सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हो तुम, है ना। इससे अच्छा है कि चुप ही रहो। यदि आप किसी चीज़ पर नहीं जानते कि क्या बोलना है तो चुप रहना ही यहाँ पर सही रहता है।
मतलब टेंस सिचुएशन है और आप कह रहे हैं कि कितना एक्साइटेड हूँ, काफ़ी एक्साइटेड माहौल में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इस तरह की टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो कि जैसे चैरिटी वगैरह काम करते हैं और मानव सेवा का कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो बिल गेट्स, इनको हिलाल पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किया गया है। किस लिए? पाकिस्तान से पोलियो को इरेडिकेट करने के प्रयासों के लिए। फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर इमरान खान कुछ कह देते हैं कि रशिया को जो है रिस्ट्रेन रखना चाहिए या फिर बातचीत से मैटर सॉल्व करना चाहिए, तो शायद ये अपने देश भी वापस ना आ सकें, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड किसान मोबाइल एप्लीकेशन? पूछा जा रहा है कि किस IIT ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT रुड़की। तो IIT रुड़की ने अपने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट के तहत किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर से संबंधित एडवाइस प्रोवाइड कराई जाएंगी, एडवाइस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देना, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, मोबाइल ऐप फॉर डिसेमिनेशन, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को देना या फिर कोई इनपुट हो उसको देना, मतलब जानकारी फैलाना, उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी तरह की अगर हम और करंट अफेयर्स की बात करें IIT से संबंधित जो हैं, तो IISc बेंगलोर, इसने परम प्रवेगा, जो कि वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, इसको कमीशन किया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए IIT हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी, जो कि इंडिया का फर्स्ट AI जॉब पोर्टल है डिफरेंटली एबल्ड के लिए, इसको लॉन्च किया है। विच टीम वॉन द सेकंड LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022? पूछ रहे हैं कि दूसरी LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर। तो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर LSRC, इन्होंने ITBP को हराया है और इसी को हराने के साथ इन्होंने LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है, जो कि लेह में हुआ है। आपको जानना चाहिए जो फाइनल है ये लेह में ही खेला गया है। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए, इन द फाइनल्स प्लेड इन NDS आइस हॉकी रिंक। रिंक लिखा है ना, रिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आइस हॉकी खेली जाती है, जो बर्फ़ होती है ना, जब वो बिल्कुल जम जाती है तो उसको बोलते हैं रिंक। तो अगर हम ये आपके SSC या फिर जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, अदर वनडे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट टाइप के, उसमें पूछ लेते हैं। रीजनिंग में भी ये आ जाता है, रीजनिंग के उसमें भी बनते हैं क्वेश्चन। जैसे आपका क्रिकेट खेला जाता है ग्राउंड पर, या फिर आप पिच से उसको रिलेट कर सकते हैं। टेनिस खेला जाता है कोर्ट पर, और बॉक्सिंग रिंग में होती है। इसी तरह आइस हॉकी कहाँ होती है, रिंक में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके उसमें पूछ ले जाते हैं। साथ ही आपको चाहिए, जब लद्दाख की बात हो रही है तो एक न्यूज़ में यहीं पर ऐड कर देता हूँ आपके लिए लद्दाख से संबंधित। देखिए, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कुन्सन्योम्स। ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए है, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए है, और लेह डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च की गई है। ये जो टर्म है कुन्सन्योम्स, इसका मतलब है इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल, और इसका मतलब ये रहेगा कि जो भी दिव्यांग से संबंधित जो उपकरण आते हैं, जैसे चलने के लिए आते हैं, उनके जो उनको सहयोग कर सके, उसमें जो ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये उनको 90% सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। जो भी उपकरण आते हैं, जो भी डिवाइसेस आती हैं जिनसे उनकी सहायता होती है, उनमें 90% सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। इंडिया एंड विच कंट्री हैव इंक्ड अ रोड मैप टू इन्हांस देयर बायलैटरल एक्सचेंजेज ऑन द ब्लू इकोनॉमी? भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फ्रांस। तो देखिए, इंडिया और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में जो है समर्थन करेंगे एक दूसरे का, और अपनी जो है सर्विसेज को बढ़ाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहीं पर आपको जान लेना चाहिए कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, आपको जानना चाहिए। ये मैंने आपके लिए अलग से सर्च करके यहाँ पर ये डाली है जानकारी। तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी जो है, इसको सबसे पहले
गुंटर पॉली, इनके द्वारा ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इनकी बुक द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस 100 मिलियन जॉब्स में। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो भी ओशन रिसोर्सेज हैं जो हमें मैरीन इन्वायरमेंट से मिलता है या फिर समुद्र से जो मिलते हैं जो रिसोर्सेज, उनका सस्टेनेबल यूज़ करना, मतलब उनका सही तरीके से यूज़ करना। ऐसे नहीं कि बस किए ही जा रहे हैं यूज़, है ना, मतलब कोई गिनती नहीं है, बस किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल, ताकि भविष्य के लिए वो जो है बने रहे सोर्सेज, इस तरह से उनका यूज़ करना, और इस तरह से यूज़ करना कि उनसे जॉब्स क्रिएट हों और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, लोगों का जो जीवन का स्तर है वो जो है थोड़ा इन्हेंस हो सके, इस तरह से यूज़ करना। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लू इकोनॉमी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे इंडिया और फ्रांस कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है साथ में काम कर सकते हैं, फिशरीज सेक्टर में काम कर सकते हैं, है ना। और आप यहाँ देख सकते हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, जो ये आपका ओशन है, कितना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होता है आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें यूज़ होता है। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। क्लाइमेट चेंज, अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ओशन आर एन इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक, तो कार्बन को सोखते हैं ये, तो इतना इम्पोर्टेंट ओशन हमारे लिए। वेस्ट मैनेजमेंट, अब आप यहाँ पर देखिए कि 80% जो कूड़ा करकट है लैंड एरिया से वो समुद्रों में ही जाता है, तो ऐसा भी ना उनको जो है सस्टेनेबल यूज़ हो सके समुद्र के पानी का, इस तरह से हमको यूज़ करना है। इसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। मतलब ग्रोथ तो आप करें, लेकिन साथ साथ जो समुद्र की हेल्थ है वो भी बनी रहे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्थ भी बनी रहे। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम टिल विच ईयर। पूछ रहे हैं कि सरकार ने सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2025-26 तक। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये फैसला लिया गया है। इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, इसको हम 2021-22 से 2025-26 तक कंटिन्यू करेंगे, और 13,020 करोड़ रुपीस की इसमें टोटल लागत आएगी। इसके तहत क्या होगा, जैसा कि लिखा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारी जो सीमाएं हैं बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, तो इन सभी बॉर्डर्स पर फेंस लगाई जाएगी, फ्लड लाइट्स लगाई जाएगी, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जैसे कि आपके सीसीटीवी ये सब हो गए, है ना, और रोड्स बनाई जाएंगी, आउटपोस्ट बनाए जाएंगे, अच्छे बेसेस यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये इसका मतलब है। अच्छा, एक टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम आप कई बार देखते होंगे लिखा रहता है, तो अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ प्लान्स और स्कीम इज बीइंग मर्ज्ड इनटू अ सिंगल स्कीम देन वी कैन कॉल इट अम्ब्रेला स्कीम। यानी कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको जो है सब में सबज्यूम करके एक स्कीम बना दी है, सबको मर्ज कर दिया है और एक स्कीम में मर्ज कर दिया, तब बोलते हैं अम्ब्रेला स्कीम। तो जो ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट है ना, इससे पहले भी कई सारी स्कीम रही होंगी जो भारत के बॉर्डर से संबंधित रही होंगी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंध, तो सबको एक ही स्कीम में मर्ज करके ये बना दिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम, तो इसलिए बोला गया इसको अम्ब्रेला स्कीम। द ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ व्हाट प्लेस। पूछ रहे हैं दिल्ली स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय को कैसा स्थान घोषित किया गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्रोहिबिटेड या फिर डेंजरस। सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। द ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड प्लेस। प्रोहिबिटेड मतलब जहाँ पर जाना मना हो, अनऑथोराइज्ड जाना जहाँ पर मना हो, केवल ऑथोराइज्ड लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है इसका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसको प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और किस एक्ट के तहत किया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 है, इसकी सेक्शन 2 के तहत कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन यहाँ पर ना जा सके। आपको जानना चाहिए ये जो SPMCIL है ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज्यूरिडिक्शन में आती है। साल 2006 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये करेंसी, बैंक नोट, सिक्योरिटी पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स, पोस्टल स्टाम्प्स,
स्टेशनरी, पासपोर्ट एंड वीज़ा स्टिकर, सिक्योरिटी इन सर्कुलेशन, कम्युनिटी कॉइन्स, इन सभी के मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड निकर्षण सदन ड्रेजिंग म्यूजियम इन विच प्लेस या इन विच सिटी, ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग निगम के निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है। देखिए, जो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका कैंपस है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर निकर्षण सदन, जो कि एक ड्रेजिंग म्यूजियम है, इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। देखिए, ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जो पानी होता है ना, पानी के तल में बिल्कुल जो कूड़ा करकट हो या फिर बालू जमा हो या पत्थर कुछ भी हो, उसको निकालने की प्रक्रिया कहलाती है ड्रेजिंग। मलबा निकालने की, जैसे तालाब हैं और या फिर कोई आपका शोर है ना, जो ऑफ शोर होते हैं, कोई किसी उसका तट है, नदी का तट है या समुद्र का तट है, तो उसके डीप में जाके मशीन की सहायता से पत्थर निकालना या फिर उसकी सफाई करना, उसको बोलते हैं ड्रेजिंग। तो ये म्यूजियम जो है ना, यहाँ पर कई सारी इसी तरह की फ़ोटो लिखी हैं कि मशीन जो है निकाल रहा है नीचे से और गंदगी निकाल रहा है। इस तरह का म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया गया है। कौन कौन सी मशीन यूज़ की जाती हैं, तो वो सभी इस म्यूज़ियम में दिखाई गई हैं। यही यहाँ पर लिखा है, SAAF एंड नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो जो ये SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नागालैंड। तो नागालैंड में ये आयोजित की जाएगी और 56th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये रहने वाली है। तो नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, यहाँ पर ये 26 मार्च से आयोजित की जाएगी। यहाँ पर है इंदिरा गांधी स्टेडियम, इसमें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ग्रेट टेक गेम? द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है। तो अनिरुद्ध सूरी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ग्रेट टेक गेम, और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। विच कंपनी रिसेंटली डिलीवर्ड 12 P-8I एयरक्राफ्ट टू इंडिया? हाल ही में किस कंपनी ने भारत को 12 P-8I विमान दिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, बोइंग। तो देखिए, बोइंग कंपनी है, यूएस में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो इसने 12 P-8I पोजिडॉन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट ये दिए हैं भारत को। भारत में भी किसको? इंडियन नेवी को। देखिए, एक बार क्या हुआ ना, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो इसी डिफेंस से संबंधित ना यही क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से कि किस कंपनी ने दिया है या कितने नंबर दिए हैं, कितने दिए हैं, 12 दिए हैं, 13 दिए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पेपर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि हाल ही में इस कंपनी ने जो है 12 एयरक्राफ्ट जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की किस ब्रांच को दिए हैं? एयरक्राफ्ट किस ब्रांच को दिए हैं? जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इसकी ये ब्रांचेज हैं ना, जैसे आपका इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तो इनमें से किसे दिए हैं? तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया। पढ़ा तो था, है ना, बच्चों ने पढ़ा तो था कि दिए तो हैं किसी को, अब ये भूल गए क्योंकि ये इस पर ध्यान नहीं दिया कि इंडियन नेवी को दिए, केवल इतना ध्यान दिया बोइंग ने दिए हैं और कितने दिए हैं, कौन क्या नाम है एयरक्राफ्ट का, ये याद रहा बच्चों को। मतलब मैं एक पेपर की बात बता रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंडियन नेवी को दिया और वहाँ पर भी इंडियन नेवी को दिए थे जब क्वेश्चन आया था। तो जब कन्फ्यूज़न हुआ तो बात आई कि एयरक्राफ्ट है तो मतलब एयरफोर्स को दिया होगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा ना हो, ये ध्यान रखेंगे किसको दिया है, इंडियन नेवी को दिया है। तो जरूरी नहीं है कि एयरक्राफ्ट है तो एयरफोर्स को ही दिया होगा, इंडियन नेवी में भी जो है एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपको जानना चाहिए, साल 2009 में सबसे पहले 8 P-8I एयरक्राफ्ट डिमांड किए गए थे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद फिर साल 2016 में 4 और P-8I एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए गए। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? पूछा जा रहा है कि एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन किस देश में होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स जो है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 है, जो कि 6 से 25 मार्च तक संपन्न होगी, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये एक्सरसाइज कहाँ पर होगी? रॉयल एयरफोर्स बेस
यूनाइटेड किंगडम में, वेडिंगटन यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें भारत की ओर से 5 इंडिजिनस LC यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट और C-17 एयरक्राफ्ट ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन विच सिटी, दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अगरतला। तो देखिए जो सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल है इसको इनोग्रेट किया गया है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव द्वारा, कहां पर? अगरतला में। मनोज कुमार मोहपात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? मनोज कुमार मोहपात्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर में मनोज कुमार मोहपात्रा भारत के अगले एम्बेसडर होने वाले हैं। आपको जानना चाहिए एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर और करेंसी यहाँ की US डॉलर है। और सितंबर के महीने में पिछले साल 2021 में बिटकॉइन को इसने लीगल करेंसी अपनी अपनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एल सल्वाडोर। अच्छा ये मैक्सिको है, ये आ गया आपका मैक्सिको, ऊपर फिर US है, फिर कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका है, नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका है इसके नीचे। तो ये ना 7 कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिका में आती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ये पूरा आपको एक लाइन सी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो 7 कंट्रीज आती हैं इसमें। एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 2 नीचे हैं, कोस्टा रिका और पनामा, ये दोनों नीचे हैं। तो ये 7 कंट्रीज आती हैं सेंट्रल अमेरिका में, इसी में ही एल सल्वाडोर भी है। Who has been inducted as a full-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister? पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, संजीव सन्याल। तो देखिए नोटेड जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और हिस्टोरियन भी हैं संजीव सन्याल। इनको जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जिसके चेयरपर्सन विवेक देबरॉय हैं, इस काउंसिल में इन्हें फुल टाइम मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है। आपको बता दें जो संजीव सन्याल हैं ये फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाकी जैसे कि नाम से ही आपको पता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर को जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इश्यूज होते हैं उस पर अपनी एडवाइस प्रदान करता है। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देवायतनम हेल्ड एट विच प्लेस? तो पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, हम्पी कर्नाटका। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, DONER, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये सभी प्रभार हैं जी किशन रेड्डी के पास। तो इन्होंने इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पर एक कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है और इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल रहा देवायतनम एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ओडिसी का मतलब होता है एक पूरी जर्नी, शुरुआत से लेकर और जिस टाइम पर हम हैं वहाँ तक की जर्नी, उसे बोलते हैं ओडिसी। और इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पर? हम्पी कर्नाटका में। अच्छा इसके बारे में आपको थोड़ा स्टैटिक जीके भी जानना चाहिए हम्पी कर्नाटका के बारे में। हम्पी जो है ये नर्दर्न कर्नाटक में एक टेम्पल टाउन है और विजयनगर डायनेस्टी इसकी कैपिटल भी ये था। आपको जानना चाहिए कि ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर स्थित है हम्पी और काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि यहाँ विरूपाक्ष टेम्पल है, विठ्ठल टेम्पल है और नंदी स्टैचू लोकेटेड है। विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कमेंस्ड अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022? पूछ रहे हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना ने मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 इसको विशाखापट्टनम में शुरू किया है। आपको जानना चाहिए कि ये 2 फेजेस में रहेगा, एक तो हार्बर फेज जो कि 25 से 28 फरवरी तक और दूसरा है सी फेज 1 से 4 मार्च तक। और इसका थीम रहेगा कैमरेडरी, कोहेसन, कोलैबोरेशन। तो ये जो मिलन 2022 एक्सरसाइज है ये इसका थीम है। अच्छा जो आप शब्द देख रहे हैं ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैमरेडरी, तो इसका मतलब होता है मित्रता के साथ चलना, भाईचारे के साथ चलना।
हु हैज़ बीन roped इन बाय डिश टीवी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड MSME रुपे क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर MSMEs के लिए यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड इसको लॉन्च किया है। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना तो ये जो बैंकिंग वाले जो एस्पिरेंट्स हैं तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ SSC का भी देखते हैं, स्टेट PCS वाले भी बच्चे हैं जो करंट अफेयर्स देखते हैं, तो उनके लिए इस तरह के करंट अफेयर्स जो है रिलेवेंट नहीं है, वो अपने आप ही इस चीज़ को सीखें और आगे बढ़ें इसमें। तो ये जो है आपके बैंक में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और बैंक वाले भी केवल इतना ही पढ़ें, ये ना हो कि इसके बारे में ही पूरा आपने ऐसे टाइप पढ़ लिया, ऐसा भी ना हो। इसमें यही पूछा जाता है अब उस कार्ड की क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने बेसिस पॉइंट, ये सब नहीं पूछा जाता, केवल इतना आप याद रखें। बाकी आपको जानना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD and CEO राजकिरण राय जी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। हाल ही में हमने पढ़ा था कि वेदांता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8,000 करोड़ रुपए की एक फैसिलिटी साइन की है। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि एक NBFC है होम फर्स्ट, इसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल प्रोटीन डे 2022? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 जो कि 27 फरवरी को मनाया गया, इसका विषय क्या रहा, इसका थीम क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है फूड फ्यूचरिज्म। तो देखिए प्रोटीन डे ये 27 फरवरी को मनाया गया है और मतलब इस साल की अगर हम बात करें 2022 की, और इसका जो थीम रहा है ये फूड फ्यूचरिज्म रहा है। आपको जानना चाहिए जो ये प्रोटीन डे है ये साल 2020 में 27 फरवरी को लॉन्च किया गया था राइट टू प्रोटीन के द्वारा। राइट टू प्रोटीन क्या है? ये एक कैंपेन है, मतलब प्रोटीन इनटेक आपको जो है लेना चाहिए, उसको जो है नज़रअंदाज ना करें, तो इस तरह की अवेयरनेस ये फैलाता है राइट टू प्रोटीन कैंपेन। वर्ल्ड NGO डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो विश्व NGO दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। तो वर्ल्ड NGO डे 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है और सबसे पहले 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए NGO का मतलब आप सभी जानते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 71 में जगह दी गई है, इसके तहत ये टर्म जो है क्रिएट की गई। और कोई भी NGO वो होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इंडिपेंडेंट हो और प्रॉफिट के लिए वो काम ना करती हो। नेक्स्ट है हमारे पास एन MSME टेक्नोलॉजी सेंटर विद एन आउटले ऑफ ₹200 करोड़ विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो पूछ रहे हैं 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है सिंधुदुर्ग। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे, इन्होंने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की अनाउंसमेंट की है और ये बनेगा आपका सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। 200 करोड़ रुपए का इसमें आपका बजट रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी जान लेना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कौन है? नारायण राणे। तो हाल ही में एक MSME कॉन्क्लेव हुई 2 दिन की, ये हुई आपकी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, तो इसी दौरान इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। भारती एयरटेल हैज़ डिसाइडेड टू एक्वायर एन एडिशनल what % स्टेक इन इंडस टावर्स फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप? पूछ रहे हैं कि भारती एयरटेल ने वोडाफोन समूह से इंडस टावर्स में अतिरिक्त कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है 4.7%। इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं ना कि इतने शेयर किसने लिए, इस कंपनी में किसने शेयर रिक्वायर किए, ये भी जो है बैंक एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार देखा जाता है। हाल ही में जो बैंक के एग्जाम हुए उनमें भी इस तरह क्वेश्चंस देखे गए थे। तो आपको जानना चाहिए कि भारती एयरटेल ने डिसाइड किया है कि ये इंडस टावर में
वोडाफोन ग्रुप से 4.7% स्टेक एक्वायर करेगा और इसी के साथ इंडस टावर्स में एयरटेल की जो शेयर होल्डिंग है ये 46.4% हो जाएगी। और वोडाफोन आपको जानना चाहिए 28.1% स्टेक है इसके फिलहाल और ये 21% रह जाएंगे। विच स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंदा बिस्वाल पास्ट अवे? किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा के फॉर्मर और फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंदा बिस्वाल, इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें ये झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बुयान ट्राइब से आते थे और 1989 से 1990 तक ये चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद 1999 से 2000 के बीच में भी ये चीफ मिनिस्टर रही हैं। और फिलहाल कौन है चीफ मिनिस्टर? नवीन पटनायक। नेम द इंडियन वेटलिफ्टर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 55 kg वेट कैटेगरी एट द सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। पूछ रहे हैं कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है मीराबाई चानू। तो देखिए मीराबाई चानू वेटलिफ्टर हैं, आप सभी जानते हैं। इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है 55 kg वेट कैटेगरी में, क्योंकि इन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल इन्होंने 191 kg का वेट लिफ्ट किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन चीफ? पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। तो देखिए सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन सीईओ अभिषेक सिंह, इनको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। मूडी स्केल्ड अप इंडियाज 2022 ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट %? पूछ रहे हैं कि मूडी ने भारत के 2022 के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 9.5%। तो देखिए मूडी ने कहा है कि 2022 में जो ग्रोथ फोरकास्ट रहेगी इंडिया की वो 9.5% रहेगी। पहले इसने 7% बताया है। इसका रीज़न भी दिया है कि यूनियन बजट में कैपिटल स्पेंडिंग पर फोकस दिया गया है, इसलिए हमने इसको इम्प्रूव किया है। जो हमने रेटिंग दी है 9.5% मतलब जीडीपी ग्रो करेगी 2022 में। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? सही आंसर ऑप्शन सी है 43। तो देखिए इंडिया ने आईपी स्कोर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो स्कोर है इसको इम्प्रूव किया है। पहले 38.4 था और अब ये 38.6 जो है % हो गया है। और 55 कंट्रीज़ में भारत की रैंक है 43 यानी कि 43। क्या नाम है इंडेक्स का? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और इसको कंपाइल किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। टॉप 5 कंट्रीज देख लेते हैं इस इंडेक्स में। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन एंड फ्रांस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। A joint military exercise ex-Dharma Garjun 2022 between India and Japan is being conducted in which Indian state? तो पूछ रहे हैं भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जन 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कर्नाटक। तो देखिए एक्सरसाइज धर्म गार्जन 2022 ये इंडिया और जापान के बीच में फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगाम कर्नाटक, यहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच में। आपको बता दें एक एनुअल इवेंट है और साल 2018 से भारत में कंडक्ट होता आ रहा है। भारत की ओर से 15th बैटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है, ये पार्टिसिपेट कर रही है। और जापान की ओर से 30th
इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ये पार्टिसिपेट कर रही है। साथ ही आपको बता दें फ्रेंड्स, आपकी डिमांड आ रही थी, कई सारे मेल्स और टेलीग्राम पर भी मैसेज आए। आप चाहते थे कि जो जनवरी के महीने में हमने जो इतनी भी वोकैबुलरी पढ़ी है उसकी पूरी एक वीडियो आई, तो वो वीडियो हमने अपलोड कर दी है। इसको आप ज़रूर देखिएगा, कल ही अपलोड की है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा इसको, पूरा कंपाइलेशन है इसमें। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन? हु इज़ द करंट हाईएस्ट रन गेटर इन T20s? Which team clinched the Pro Kabaddi League Season 8 trophy by eking out a close 37-36 win over Patna Pirates? Eking out का मतलब क्या होता है? Eke out का मतलब होता है बहुत मुश्किल से किसी चीज़ में सफलता पाना, बहुत डिफ़िकल्टी से किसी चीज़ में सफलता पाना। तो यहाँ पर आप देखते हैं 37-36 से जीता है जिस टीम को मैं आपके पूछना चाह रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत से जीतना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, उसको बोलते हैं ईक आउट। International Space Station was launched in which year as part of joint efforts by US, Russia, Japan, Canada and Europe? Which company has acquired a strategic stake in Equilis, a blockchain as a service company? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर अभी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।